हम बचपन से यह सुनते आए हैं कि भगवान होते हैं और वह किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही शैतान भी होते हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती है, लेकिन उनका ना तो कोई रूप होता है और ना ही कोई रंग। बस वह होती है, हमारे आसपास ही होती है। कई बार हम अनजाने में उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और यही वजह है कि वो हमारे पीछे पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जितेंद्र और आज की कहानी मेरे गांव में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन इस कहानी में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ये और ज़्यादा डरावनी बन सके। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कुमार है। मैं पिछले 6 महीने से तमिलनाडु में था। काम के सिलसिले में मैं आया था क्योंकि गांव में काम मिलता नहीं, और मिलता भी लेकिन बहुत कम, और बिना काम से तो खर्चा तो नहीं चलने वाला था। इसलिए मैं बाहर आया था। मैंने सोचा था मैं 1 या 2 साल रहकर थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके वापस गांव लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर पता चला ये इतना भी आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। इसलिए मैंने घर जाने का फैसला पहले ही बना लिया था। मतलब सच कहूँ तो मैं काम करते करते ऊब चुका था। अब मुझे गांव की याद आने लगी थी, इसलिए मैं गांव वापस जाना चाहता था। एक दिन मैं वहाँ से गांव के लिए निकला और मैं ट्रेन में लंबा सफ़र करके 3 दिन बाद अपना गांव पहुँचा भी। लेकिन जिस वक्त मैं गांव पहुँचा उस समय रात हो चुकी थी। मैं अभी गांव घुस ही रहा था, तब मुझे रास्ते पर सामने कुछ दिखा। हाँ, सामने कोई था, मतलब थे। 3 लोग थे। किसी परछाई की तरह 2 खड़े थे और एक वहीं पर जमीन पर बैठा था, यानी सड़क के बीचों बीच बैठा था। और उसे देख मैं वहीं रुक गया। मैंने मेरे घर की ओर देखा। मेरा घर वही पास में था, लेकिन वहाँ जाने के लिए तो यही रास्ता था जिस रास्ते पर वे लोग थे। उनके और मेरे बीच में ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, लेकिन लग रहा था उन्होंने मुझे नहीं देखा है। अंधेरे की वजह से साफ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि वे औरतें थी, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। लेकिन पहले तो वे चुपचाप थे, पर अचानक से जो 2 औरत खड़ी थी वो बैठी हुई औरत के चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत की और कहा, कौन हो आप लोग? जैसे ही मैंने कहा, वो दोनों औरत जो गोल गोल घूम रही थी वे रुक गई और फिर दौड़ते हुए वही पास में एक बरगद के पेड़ पर बंदर की तरह कूदकर ठहर गई। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पेड़ पर वो दोनों चढ़े थे वह पेड़ हवा में बिल्कुल किसी जहाज की तरह उड़ने लगा और अचानक हवा में कहाँ गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन एक औरत अभी भी वहाँ थी। वह औरत अब खड़ी हो चुकी थी। मैं तो डर के मारे काँप रहा था। मुझे लगा था कि ये औरतें कुछ करेगी, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। शायद वह भी डर गई थी। वो भागने लगी और भागते भागते वही कुछ दूर में एक घर था जो मेरा ही घर था, वही भागकर चली गई। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और गांव में बिजली भी नहीं थी, और इसी कारण मुझे दिखा नहीं कि वह औरत मेरे घर में चली गई या कहीं और। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं एक बहुत बड़ा मुसीबत से बच गया। मैं जल्दी से मेरे घर की ओर दौड़ा और घर में चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तब मेरे पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने डरे हुए क्यों हो? मैं अंदर आते ही दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने डरे सहमे आवाज़ में कहा, लीला, आज मैं मरते मरते बचा। हमारे घर से कुछ ही दूर पर मुझे 3 औरतें दिखी थी। पहले तो मैंने सोचा कि ये गांव की महिलाएं होंगी, लेकिन फिर वो जो बरगद के पेड़ पर चढ़कर उड़ गई, तब समझ गया कि वो डायन थे। लेकिन उनमें से एक औरत हमारे घर की ओर भागी थी। ये सब अपनी पत्नी को बता रहा था, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा था मैंने महसूस किया कि लीला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था
कि उसे मेरी बातों की कोई फिक्र ही नहीं हो। वो बस चुपचाप खड़ी थी, मानो मेरी संतुष्टि के लिए मेरी बात सुन रही है। मैंने गुस्से में थोड़ा तेज बोलते हुए कहा, लीला, कहाँ खो गई हो? मैं इतना गंभीर होकर तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? लीला ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ओ जी, आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपके सामने मैं हूँ। अगर कोई हमें नुकसान पहुँचाने आएगा तो सबसे पहले उसे मुझे मारना होगा। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। क्या उसे मेरी फिक्र थी इसलिए, या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? पर उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था। लंबे सफर की वजह से मैं थक चुका था और मैं उसे सवाल पूछकर परेशान करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह गर्भवती थी। और सिर्फ गर्भवती नहीं, 9वां महीना भी चल रहा था। मैंने सोचा इस वक्त उसे शांत रखना ज़्यादा जरूरी है। हम दोनों घर के अंदर चले गए। पता नहीं कब बातचीत करते करते गांव में बिजली आ गई, हमें पता भी नहीं चला। अंदर जाकर उसने मुझे खाना परोसा। उस दिन उसने चिकन करी बनाए थे। मैं खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट निकाली, मुंह में दबाया और लाइटर ढूंढने लगा, लेकिन जेब में लाइटर नहीं था। शायद बाहर ही गिर गया होगा। मैंने किचन की तरफ देखा और वहां रखी माचिस उठाई। सिगरेट जलाकर मैं एक गहरा कस लेने लगा, धुएं के साथ जैसे अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लीला चुपचाप मुझे देख रही थी। सिगरेट पीकर फिर मैं सो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो 2 औरतें कौन थी? अगर वे सब साथ थे तो वो एक औरत उनके साथ क्यों नहीं गई? क्या वो अलग थी या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 11 बज रहे होंगे जब मैं सोया था, लेकिन अचानक एक आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। ये किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ थी। मेरी आंखें खुल गई। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि बिस्तर पर लीला नहीं थी, वो अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद बाथरूम गई होगी। उस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी थी। खाना तो जल्दी में खा लिया था, लेकिन पानी नहीं पिया था। मैं उठकर किचन की ओर गया, लेकिन जैसे ही किचन के पास पहुंचा मेरे कदम ठिठक गए। दरवाज़ा पहले से खुला था। अंदर से किसी के खाने की अजीब आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर मांस खा रहा हो। कौन होगा? मैंने खुद से कहा। डरते डरते मैं किचन में दाखिल हुआ और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। लीला जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने थाली में चिकन का मांस रखा हुआ था। वो किसी जानवर की तरह झुक कर खा रही थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो हड्डियों को भी चबा चबा के खा रही थी। पास में एक बड़े बर्तन में मांस भरा हुआ था। मुझे गुस्सा आया, पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने गुस्से में कहा, लीला, ये क्या कर रही हो? इतना सारा मांस क्यों रखा है यहाँ? और इस तरह खाने की क्या जरूरत है? कम से कम अपने पेट में पल रहा बच्चे का तो ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो लीला हो ही नहीं। उसने खुद से ही पागलों की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इंसानों को नहीं खाऊंगी, लेकिन वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। कहते हैं अपने पति को या परिवार के किसी सदस्य को हमें सौंप दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन मैं किसी को भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। लीला फिर से मांस खाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकला और अपने पुराने घर की ओर दौड़ लगाई। हमारा पुराना घर गांव के बीचों बीच था। मेरी शादी के बाद
मैंने नए घर में रहना शुरू कर दिया था, जो गांव से थोड़ा दूर था। वहां आसपास कोई और घर नहीं था। मैंने गांव पहुंचते ही दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। मैं डर से काँप रहा था। पिताजी ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम काम से कब आए और इतने हाफ क्यों रहे हो? पिताजी जल्दी चलो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने सारी बात बताई। पहले तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी हालत देखकर वो मान गए। माँ और पिताजी मेरे साथ चल दिए। हम दौड़ते हुए घर पहुँचे। मैं पिताजी से बोला, पिताजी आओ मैं दिखाता हूँ, वो किचन में है, बिल्कुल जानवर बन गई है वो। हम किचन में पहुँचे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, ना लीला ना मांस। किचन बिल्कुल साफ सुथरा था। मैंने एक बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी इसी बर्तन में चिकन भरा हुआ था, मैंने खुद देखा था। पिताजी ने बर्तन उठाया और देखते हुए कहा, बेटा ये तो खाली है और देखने से भी नहीं लगता कि इसमें कुछ भरा हुआ था। सब कुछ सही लग रहा है। मैं सोच में पड़ गया था, ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी सब कुछ साथ कैसे हो गया? क्या वो लीला थी या फिर कुछ और? तभी दूसरे कमरे से माँ की आवाज़ आई। हम दौड़कर कमरे में पहुँचे। वहाँ लीला आराम से सो रही थी। मैंने उसे उठाया और गुस्से में कहा, लीला बताओ, वो तुम ही थी ना? तुम किचन में मांस खा रही थी, बताओ, सच सच बताओ। लीला ने चौंक कर मेरी ओर देखा। वो बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सो रही थी। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बताओ उस वक्त तुम कहाँ गई थी? तुम बिस्तर पर भी नहीं थी, मतलब तुम ही थी वो। लीला ने सिर झुकाकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं बाथरूम गई थी। जब वो वापस आई तो किचन से आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन दरवाजे के बाहर आपका चप्पल दिखा, तो मैंने सोचा आप ही अंदर खाना खा रहे होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस आकर सो गई। बस मैं इतना ही जानती हूँ। उसने अपनी सफाई दी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, बहू सच बोलो, अगर ये झूठ होता तो हमारा बेटा हमें यहाँ क्यों बुलाता? लीला रोने लगी। वो बोली, नहीं बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं वो नहीं थी। उसकी कसम सुनकर मैं चुप हो गया। लीला इतनी गिरी हुई नहीं थी कि अपने बच्चे की झूठी कसम खाए, लेकिन अगर वो लीला नहीं थी तो कौन था वो? उस रात मेरे माँ पिताजी हमारे साथ ही रुके। मैंने ही उन्हें रुकने को कहा। अगले दिन मैं उठा और बाहर गया। हमारे घर के सामने एक बूढ़ी औरत आई हुई थी, मतलब पागल थी वो। मैं उसे हर दिन देखता था, देखो नहीं कैसे, क्योंकि वो हर दिन मेरे घर के सामने जरूर आती थी। उसके पास एक बोरी और एक कटोरी रहती थी। उसके शरीर पर हमेशा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, क्योंकि उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे, इसलिए लोग उससे दूर भागते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं उसे देख रहा हूँ। मतलब वह पहले नहीं आती थी, वो हमारे गांव की भी नहीं थी। गांव में किसी को भी नहीं पता था कि वह कौन सी जगह से आई है। पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। मैं उसे खाना वगैरह दे दिया करता था। उस वक्त मुझे जोर से टॉयलेट लगी थी। मैंने सोचा पहले टॉयलेट कर लूं, फिर इसे कुछ दे देता हूं। मैं घर के पीछे गया और टॉयलेट करने लगा। मैं घुटनों के बल बैठा ही था कि मेरी नज़र नीचे जमीन पर गई। वहाँ जमीन पर एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। मुझे लगा मेरा लाइटर होगा, जो मैंने कल रात को खो दिया था। शायद कोई कुत्ता या कोई और जानवर इसे यहाँ लाया होगा। मैं पास जाकर उस चीज़ को उठाया और धूल साफ करके देखने लगा। जैसे ही उस चीज़ से गंदगी साफ हुई, डर के मारे मैंने उसे वही दूर फेंक दिया। उस चीज़ को देखकर मेरी सांसें रुक गई थी। वह एक मांस का टुकड़ा था। ऐसा नहीं कि वह किसी बकरे या मुर्गे का था।
वह किसी मनुष्य का उंगली का एक छोटा सा टुकड़ा था। उस पर खून भी था और खून सूख चुका था। उसे देखकर मैं डर गया। मैं इसके बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहता था, क्योंकि रात में ही मेरे साथ एक डरावनी घटना घटी थी और अब मुझे अचानक ये कटी हुई उंगली मिल गई। जैसे ही मैं घर जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसने जमीन पर फेंका हुआ उंगली का टुकड़ा उठाकर खा गई, जो मैंने अभी अभी फेंका था। मैंने कहा, यह आपने क्या किया? वह मनुष्य का मांस था, एक उंगली का टुकड़ा। तब उसने मेरी ओर देखा और अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले जाकर ऐसा इशारा करने लगी जैसे कह रही हो कि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगा शायद आज उसे किसी ने भी खाना नहीं दिया होगा, इसलिए भूख के मारे उसने वह खा लिया होगा। मैंने सबसे पहले उसे घर से लाकर खाना दिया। मैं सोचने लगा, अब अगर मैं किसी को भी इसके बारे में बताऊं तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ये सब घटनाएं मेरे घर में हो रही है, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ गलत होने वाला है। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे किसी तांत्रिक या ओझा से मिलना होगा और उसे इसके बारे में बताना होगा। हमारे गांव में एक तांत्रिक था, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। मुझे एक बड़े तांत्रिक से मिलना था, मतलब जो सब कुछ जानता हो, ऐसा तांत्रिक। एक ऐसा ओझा था जिसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन उसकी एक बात थी, वह सिर्फ मंगलवार को ही अपने स्थान पर बैठता था, यानी मंगलवार के अलावा वह और किसी दिन कोई काम नहीं करता था। मतलब ऐसा काम जिसमें तंत्र मंत्र विधा लगती हो। पर आज रविवार था, आज अगर मैं वहां जाऊं तो भी वह कुछ नहीं करेगा। इसलिए मुझे 2 दिनों तक इंतजार करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन तो अच्छे से बीत गया, पर अगले ही दिन सुबह के तकरीबन 8 बज रहे होंगे, अचानक से लीला दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने अपनी माँ को बुलाया और उसे घर के अंदर लीला की देखभाल करने के लिए भेजा। तब तक मेरे पिताजी भी आ चुके थे। उन्होंने मुझे एक बूढ़ी दाई को बुलाने भेज दिया। मैं साइकिल से उसे लेने चला गया। वह बगल वाले गांव की एक बूढ़ी औरत थी। मतलब जब भी गांव में किसी का भी बच्चा होने वाला होता था तो लोग उसे बुलाते थे। वह उस महिला की मदद करती थी जिसकी बच्चा होने वाली होती थी। मैं उसे अपने घर लाया। तब उसने लीला को देखा। मैं घर के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत घर से बाहर आई और मुझसे कहा, बेटा, बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी कोशिश की, पर लगता है कि नहीं होगा। अब तुम्हें उसे बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, ऑपरेशन करवाना होगा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा सकूं, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को पास वाले शहर में एक सिटी हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। उसे शहर ले जाने में मुझे बहुत परेशानी हुई। मेरे पास केवल साइकिल थी, लेकिन ले जाने के लिए तो बाइक या किसी और गाड़ी की ज़रूरत थी। मैं 4-5 घरों में गया जिनके पास गांव में बाइक थी, लेकिन सभी ने बाइक देने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ एक आखिरी घर बचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी बाइक देगा। मुझे लग रहा था कि वह भी बाइक देने से मना कर देगा, पर आखिरकार उसने बाइक दे दी। तब जाकर मैं लीला को अस्पताल ला पाया और भर्ती करवाया। जो पैसे मेरे पास थे मैंने सब दे दिए, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए और पैसे चाहिए थे। मैंने कॉल करके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मैं कुछ महीनों के अंदर लौटा दूंगा। पर सभी ने सिर्फ एक बात बोली, यार अभी पैसे नहीं है। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए यार। अगर तुम कुछ दिन पहले पूछते तो पक्का दे देता। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना है पैसे ना देने का,
पर मैं क्या कर सकता था। जबरदस्ती तो उनसे मैं पैसे नहीं ले सकता था। मैं थक हार कर वही एक सीट पर बैठ गया, अपने सर को घुटनों से दबाए हुए रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सभी लोग बस मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और चले जा रहे थे। कुछ घंटे बाद मेरी माँ और पिताजी आए। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आए। पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, लैला को कुछ नहीं होगा। हमने पूरे पैसे दे दिए हैं। अब डॉक्टर अपना काम कर रहे होंगे। मैंने अपना सिर उठाया और पिताजी की ओर देखा। मैं जानता था कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने जरूर किसी से उधार लिया होगा। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है। यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक खुशी आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि लैला की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, उसे कुछ दिन यही रहना होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को हम वही रुके हुए थे। मेरी माँ और पिताजी बाहर खाना खाने गए थे क्योंकि हम सुबह से कुछ भी नहीं खा पाए थे। मैंने उनसे कहा, पहले आप लोग जाओ और खा लो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। नहीं तो मेरे लिए यही खाना ले आना, तब तक मैं लैला की देखभाल करता हूँ। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे होंगे। मैं लैला के पास ही एक कुर्सी पर बैठा था। बैठे बैठे ही मुझे झपकी आ रही थी। बच्ची भी वही कुछ दूरी पर एक झूले में थे। बैठे बैठे ही मेरी नींद लग गई। आधे घंटे बाद मुझे बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। देखा तो बच्ची झूले में जोर जोर से रो रही थी। मैं बच्ची को चुप कराने के लिए कुर्सी से उठा ही था कि तभी लैला भी उठ गई और कुछ कहती हुई डरावनी हंसी हंसने लगी। कहाँ बच्ची रो रही है? कहाँ कहाँ बच्ची रो रही है? मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, मुझे वो चाहिए। ऐसा बोलती हुई वह इधर उधर पागलों की तरह देखने लगी और बिस्तर से उठकर कभी इधर दौड़ती, कभी उधर। उसे देखकर मैं उसके पास गया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। वह कूदने लगी, हिलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत आ गई हो। मैं लैला को कसकर पकड़े हुए डॉक्टरों और नर्सों को जोर जोर से बुलाने लगा। 3 नर्सें आई और उन्होंने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ताकत आ गई थी। हम 4 लोग थे, फिर भी उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। वो और भी ज़्यादा छटपटाने लगी। जहां ऑपरेशन के वक्त पेट पर चीरा लगाया गया था, वहां से खून निकलने लगा और जमीन पर गिरने लगा। खून देखकर मैं बहुत डर गया था। तभी सही समय पर एक नर्स ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। तब जाकर वह शांत हुई। मैं थका हुआ वहीं बैठ गया। रात भर ऐसा ही चलता रहा। मतलब जब भी लैला को होश आता, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती और छटपटाने लगती। हम समझ नहीं पा रहे थे कि लैला को हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ, लैला खुद ब खुद ठीक हो गई। हमने उससे पूछा, रात को तुम पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे थे? तब उसने कहा, रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मतलब रात को जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने के लिए कहा। उस दिन के बाद लैला को दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने के 10 दिन बाद लैला की रात में नींद में ही अचानक मौत हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लैला की मृत्यु के बाद 1 या 1.5 महीने हुए होंगे।
मैं अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वह बूढ़ी औरत वहां आई। वही बूढ़ी औरत जिसे मैं रोज खाना दिया करता था। वह मेरे पास आई और पहली बार कुछ बोली। बेटा, लीला की मृत्यु साधारण तरीके से नहीं हुई है। मैं चौंक कर उसकी ओर देखा। बोला कि तुम हो कौन और यहाँ हर रोज क्यों आती हो? और अभी तुमने क्या कहा कि लीला की मृत्यु साधारण नहीं है? इसका मतलब क्या है? उसने एक बार जोर से सांस ली और बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, सच? कैसा सच? क्या मुझे इसके बारे में नहीं पता? वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं उसकी मां हूं। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसकी बात को काटते हुए बोला, यह क्या बोल रही हो तुम? उसकी मां तो 7 साल पहले ही मर चुकी है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे एक बार और पूछा, जरा ठीक से बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वह बोले, हाँ बेटा, अगर मैं और मेरी बेटी लीला वहां नहीं गए होते तो आज मेरी बेटी नहीं मरती। मैंने तुरंत पूछा, आप दोनों कहाँ गए थे? हाँ बेटा, हम दोनों एक जगह गए थे। यह बात उन दिनों की है जब लीला 15 साल के थे। हमारे पास बहुत से महुआ के पेड़ हुआ करते थे। मार्च का महीना था। महुआ के पेड़ों पर फूल लग गए थे। हम उन फूलों को सुखाकर बेचा करते थे। गांव में बहुत लोग महुआ खरीदने आते थे और हम उन्हें बेचते थे। मैं और मेरी बेटी सुबह 3 या 4 बजे महुआ के फूल बीनने जाया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देर हो जाती तो कोई फूल चुरा लेता था। महुआ के पेड़ गांव के बाहर थे, जहां गांव खत्म होती थी। एक दिन हम दोनों सुबह 3 बजे उठे, 2 टोकरियां और एक बोरी लेकर फूल बीनने के लिए निकल पड़े। रात का समय था और सब कुछ बेहद शांत था। रास्ते में हम एक छोटी सी टॉर्च से उजाला करते हुए जा रहे थे। अब हम कुछ दूर गए तो मैंने देखा महुआ के पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे। मुझे लगा शायद कोई हमारा महुआ के फूल चुरा रहा है। पहले भी ऐसा हो चुका था। मैं दूर से ही गालियां देते हुए चिल्लाने लगी। आमतौर पर मैं चिल्लाती थी तो लोग भाग जाते थे, लेकिन इस बार कोई हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। जैसे ही हम थोड़े और करीब पहुंचे, मैंने देखा कि वे नाच रही थी, लेकिन डर तो तब लगा जब मैंने उन्हें ठीक से देखा। वे साड़ी पहने हुए थे, लेकिन उनके ऊपर झाड़ू को खोलकर साड़ी की तरह लपेटे हुए थे। उनके बाल खुले थे और वे पेड़ के नीचे नाच गा रही थी। कुल 5 औरतें थी वहाँ। मैंने गौर से देखा तो पहचान लिया वे हमारे गांव की ही महिलाएं थी। मुझे नहीं पता था कि वे डायन थी, ऐसी बुरी शक्तियाँ जिनसे बचना नामुमकिन होता है। वे रात में घूमती है, नाचती गाती है और इंसानों को अपना शिकार बनाती है। मैंने पहले से ही सुन रखी थी कि गांव की डायन अपने शरीर पर झाड़ू लपेटे हुए रहते हैं, लेकिन बिना जाने ही मैंने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया था। अब हमें वापस घर लौटना होगा, क्योंकि अगर हम वहां जाते तो हमारा मौत निश्चित था। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उन्होंने हमें बुला लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे हमारी ओर आ रही थे। मैं जानती थी कि भागने का कोई फायदा नहीं है, वे हमें पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वह हमारे गांव की ही थी।
और अगर हम भाग जाए, लेकिन फिर भी कभी तो कभी वह हमें पकड़ ही लेती। इसलिए मैं वहीं रुक गई। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मौत अब हमारे सामने थे। वे हमारे बिल्कुल सामने आ गई। उनमें से एक बोली, क्या करने आई हो तुम दोनों? मैं डर कर बोली, हाँ हाँ, हम महुआ के फूल बीने आए थे। वो बोली, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मना किया तो अंजाम जानते हो ना। डर के मारे मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ हाँ हाँ, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, पर हमें कुछ ना करो। मुझे लगा अगर मना किया तो वे हमें छोड़ेगी नहीं। मेरी बात सुनकर एक बोली, तो ठीक है, कल रात 11:15 बजे यहाँ आ जाना और 10 दिन तक रोज आना। लेकिन याद रखना, इसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं। अगर किसी को कुछ कहा तो मौत उसी पर हो जाएगी। मौत की बात सुनकर तो मेरे रूह कांप गई। उस दिन हम घर चले गए और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली रात हम दोनों वहां पहुंचे। वे पहले से ही आई हुई थी। उनके पास लकड़ियाँ, एक माचिस और एक मुर्गा था। उन्होंने आग जलाई और हमें मंत्र पढ़ने के लिए कहा। शुरू में हम बार बार भूल जा रहे थे। हर रात मुर्गे का खून आग पर गिराया जाता था। ऐसा 10 दिनों तक चला। 10वें दिन उन्होंने कहा, अब तुम दोनों पूरी तरह डायन बन चुकी हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। मैं बोली, क्या? हमें क्या देना होगा? तुम दोनों अपने घर वालों से जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करती हो, उनका जान देना होगा। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे ये नहीं होगा। अगर कोई और रास्ता है तो बताओ, वरना रहने दो। तब एक बोली, नहीं, यह एक नियम है, इसे हम नहीं टाल सकते, इसे पूरा करना ही होगा। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं, जो करना है कर लो। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। वे गुस्से से चिल्लाई, अगर ऐसा किया तो आगे के दिन तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुनी करते हुए हम दोनों वहां से चले गए और मैं अपने बेटी से बोली, बेटी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, किसी को भी नहीं। फिर 4-5 दिनों बाद कोई भी मुझे देखता तो मुझसे दूर भाग जाता और मुझे पागल कहता। मैं समझ नहीं पाती कि आखिर मुझे लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तब मुझे उन औरतों की याद आई। उन्होंने जैसा कहा था बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। लेकिन मेरी बेटी लीला ठीक थी, उसे तो कुछ नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि मैं रात को चिल्लाती हूँ, उनको मैं ठीक से सोने नहीं देती हूँ। लेकिन मैं किस लिए चिल्लाती थी मैं उन्हें बता नहीं सकती थी। मैंने कहा, क्यों? आखिर तुम क्यों चिल्लाती थी और क्यों तुम उन्हें नहीं बता सकती थी? तब उसने एक बार जोर से सांस ली और बोली, बेटा, मैं इसलिए नहीं बता सकती थी क्योंकि अगर मैंने बता दी तो वे मुझे मार देते। लेकिन कुछ भी हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी, वो सारी बात बताऊंगी जो मैंने किसी को नहीं बताया। दरअसल जब भी रात होती थी तब मुझे वही औरतें दिखाई देने लगती थी। वे मेरे चारों ओर घूमती और कांटों के सुई से मुझे चुभाती, और जो मेरे शरीर से खून निकलती तो वे खून को चाटते थे। पर मुझे ज़्यादा दर्द तब होती जब वे चाकू से मेरे शरीर की मांस काटते और खाते। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और मैं चिल्लाने लगती थी।
और जो तुम मेरे शरीर में घाव देख रहे हो ये उसी के कारण है। और मैं इधर क्यों आती थी पता है? उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही मैंने कहा, हाँ मुझे पता है तुम अपनी बेटी को देखने आती होगी, है ना? यही देखने की मेरी बेटी ठीक है या नहीं। नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं आती थी। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी कब मर जाए। उसकी बात सुनकर तो मुझे एक झटका लगा। मैं हकलाते हुए कहा कि क्या मतलब तुम उनके मरने के इंतजार कर रहे थे? लेकिन क्यों? तब वो बोले, क्योंकि बेटा वो एक जानवर बन चुकी थी, इंसानों को मारकर खाने लगे थे। याद करो जब तुम किचन में लीला को मांस खाती हुई देखा था तब वो चिकन नहीं था, इंसानों का मांस था। और दूसरे दिन तुम्हें एक कटा हुआ उंगली भी मिला था जिसे मैंने खा ली थी, क्योंकि मुझे भी इंसानों की मांस अच्छी लगने लगी थी। लेकिन बेटा शक ना हो इसलिए वह गांव से दूर किसी दूसरे गांव के लोगों को खाती थी। वह बूढ़ी औरत इतना कही और चुप हो गई और मैं भी चुप रहा। मैं क्या बोलूं? उनकी बात सुन तो मैं डर गया था, लेकिन वह एक बार फिर बोली, बेटा अब बहुत हुआ, अब बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं मरूं या जीऊं ये भगवान जाने। अब मैं चलती हूँ। वो इतना बोली और उठकर चली गई। उनकी बातों को सुनकर मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और उसने जो जो बात बोली थी वो सच था। अगले 2 दिनों तक मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मैं उससे पूछना चाहता था कि लीला अगर एक डायन बन गई थी तो फिर वो कैसे मर गई, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन उसकी लाश गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। उसे देख मैं समझ गया ये काम उन्हीं औरतों की होगी